बात बार बार कही जा रही है कि पुतिन एक हद तक ही इस जंग में शामिल होंगे, वो एक हद तक ही इसमें सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो देश हैं, अमेरिका एक परमाणु संपन्न देश है, रूस खुद एक परमाणु संपन्न देश है, और यहाँ पर जहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर इन्वॉल्व हो जाती है तो जो खतरा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं एक बार जरा प्रोफेसर जमीर के पास वापस जाना चाह रही हूँ। मेजर तूर के पास पहले चली जाती हूँ, उसके बाद प्रोफेसर जमीर के पास जाऊंगी। मेजर तूर, मुझे जल्दी से जरा बताइए, यहाँ पर मेरे साथ प्रोफेसर जमीर हैं, वो ईरान से जुड़े हैं हमारे साथ, और वो ये कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बारे में एक तरह से हमने कभी, हमारी रिजीम ने नहीं कहा है कि हम परमाणु बम बनाना चाहते हैं, हम इसे मानवता के खिलाफ मानते हैं और ये हम पर थोपा जा रहा है। ये एक तरह से प्रिटेक्स्ट देकर बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर बमबारी करो। देखिए, मैं प्रोफेसर जमीर को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो IAEA के हेड हैं राफाएल ग्रॉसी ने दावे से कहा है कि IAEA को 400 kg मतलब यूरेनियम, 400 kg यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड हो चुका था, उसका कुछ अता पता नहीं है, उसकी आइडिया ही नहीं है कहाँ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनानी ही थी फॉर सिविल न्यूक्लियर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और लोकेशंस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? 2। नंबर 3, 47 इयर्स हो गए हैं खमेनी जी को पावर में रहते हुए। हमास का अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया, हुतियों का किसी ने नाम नहीं लिया, इस्लामिक जिहाद का किसी ने नाम नहीं लिया, हिजबुल्लाह का कोई नाम नहीं ले रहा, आइसिस का कोई नाम नहीं ले रहा। ये वो ही गुट हैं और ये सबका ताल्लुक ईरान के साथ है, शिया के साथ। तो आप लोगों ने 45 साल आतंकवाद फैलाया है पूरी दुनिया में, और अब आप बात कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी और फतवा दे दिया कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अगर खमेनी जी गुजर गए, उनके बेटे उनकी जगह ले लेते हैं, तो क्या वो फतवा रहेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हम सबको जमाने के साथ चलना है, और जिस तरीके से आपने तो एक स्लोगन को ही जन्म दे दिया, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। आपने रेडिकलाइज इतना किया हुआ है अपनी पब्लिक को। आपका एक स्पेशल जेल है तेहरान में, एविन प्रिजन, उसके अंदर पॉलिटिकल डिटेनीज है, आपके पत्रकार है, लेखक, स्कॉलर्स है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तो मेजर तूर मैं आपके पास, मेजर तूर, मैं प्रोफेसर जमीर से कुछ सवाल इस पर भी लेना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा, ये सवाल बिल्कुल सही है। आप जो बात कह रहे हैं कि यहूदियों को लेकर या फिर इजराइल को लेकर जो एक सवाल उठाता रहा है ईरान की रजीम, मैं उसको लेकर भी प्रोफेसर जमीर से पूछूं। उससे पहले जरा दिखाती हूं कि ईरान कर क्या सकता है, क्योंकि ईरान क्या तेल में आग लगा सकता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईरान और यहाँ पर फारस की खाड़ी। अब ये बहुत छोटा सा जो आप ये देख रहे हैं पानी का मार्ग, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर ईरान यहाँ बंद कर दे इसे, और वो बंद कैसे करता है, कई बार यहाँ पर इस तरह के धमाके भी करा सकता है कि कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस ना करे। इसे बंद करना यानी सीधा मतलब ये है कि जो तेल यहाँ से निकलेगा, इराक से, सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, उसे जाने में, बाकी देशों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। अब जरा चलाइए इसे। इसीलिए तेल में कैसे आग लगा सकता है ईरान, ये आपको बता रही हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर देता है, चलाइए जरा इसे, क्योंकि अगर उसे बंद कर देगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, इसे अगर ईरान बंद करेगा तो ईरानी संसद में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। इसीलिए कह रही हूं, अगर इसे बंद करेगा तो क्या होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक प्रमुख चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी जैसा गला चोक करते हैं, वैसे ही इसको यहां चोक कर दिया तो कोई शिप नहीं गुजर सकता है। फारस की खाड़ी को अब अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल व्यापार का महत्वपूर्ण गलियारा है, और दुनिया के 20% तेल और 25% गैस की ढुलाई यहीं से होती है। हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट यहीं से होता है, और एशिया
यूरोप और अमेरिका, अब मैं बात सुनिए कि एशिया भी, यूरोप में भी बहुत से देश और अमेरिका को सप्लाई तेल की यहीं से होती है। तो अगर इसे बंद किया तो यूरोप के देशों में भी तेल को लेकर एक हाहाकार मच सकता है, दाम बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो क्या उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। जल्दी से आपको बताती हूं कि भारत पर इसका असर क्यों उस तरह से नहीं पड़ेगा। जी हां, नहीं पड़ेगा जैसा कि यूरोपियन देशों पर पड़ सकता है। ये क्यों कह रही हूं? तेल आपूर्ति में भारत के लिए काफी विविधता है। विविधता मतलब 40 देशों से तेल आयात कर रहा है इस वक्त भारत। पहले 27 देशों से तेल आयात करता था, लेकिन उसके बाद हमने उसे बदला। रूस अब सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है भारत के लिए। स्विस नहर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते हमारे यहां पर तेल आता है, या प्रशांत महासागर रास्ते होती है आयात। 2025 में रूस से 21 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन आयात हमने किया तेल। भारत एलएनजी कतर से भी आयात करता है तेल। इसी के साथ साथ कतर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करता है, जहां से हमारे पास तेल आता है। कतर हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए अगर उसे चोक भी किया जाता है तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो भारत के लिए उस तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूरोपियन देशों को दिक्कत हो सकती है। इसी की बात मैं कह रही हूं। अब मैं जरा एक बार प्रोफेसर जमीर के पास जा रही हूं। प्रोफेसर जमीर, ईरान बहुत कुछ कर सकता है। ईरान इस वक्त बाकी दुनिया के देशों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर हमला हो रहा है, ये स्वाभाविक है। मैं आपसे पूछूंगी, ईरान में इस वक्त मत क्या है? क्या ईरान पलटवार करेगा अमेरिका पर? इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान में क्या सोच है? ये युद्ध जो है वो उसी युद्ध का एक कंटिन्यूएशन है जो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में किया है। और जिस तरीके से भारत के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया था, और उस जमाने में वो कॉलोनियलिस्ट साम्राज्य ताकतें थीं, इस जमाने में ये आज की साम्राज्य ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जिनका मकसद ये है कि पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, इन तमाम चीजों को ये लोग अपने कब्जे में ले लें। तो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में 2 किस्म की ताकतें हैं। एक वो ताकत है जो इनके सामने तस्लीम हो जाती है, सबमिट कर देती है और इनकी गुलाम बन जाती है। अब जब ये ताकतें जो गुलाम बन जाती हैं, तो यहाँ पर इन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं चाहिए, यहाँ पर इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं नजर आता। लेकिन वो ताकतें जो इनके सामने झुकती नहीं हैं, जिन्हें स्वाभिमान और गौरव और जिनके अंदर करेज और जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज नैतिकता के हिसाब से अपने मुल्क की आज़ादी और अपने मुल्क की भलाई का सोचना, अगर किसी भी कौम के अंदर ये ताकत अगर पैदा हो जाती है तो उनसे ये लड़